नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में सिंचाई एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। देखिए, ये जो टॉपिक है ये ग्राम विकास अधिकारी का टॉपिक भी है और ये सेकंड ग्रेड का भी टॉपिक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में सिंचाई। तो सबसे पहली चीज़ कि सिंचाई होती क्या है। सिंचाई क्या होती है, देखिए, जो फसल होती है या जो पेड़ पौधे होते हैं या जो मिट्टी होती है उसको कृत्रिम रूप से पानी देने की जो क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। परिभाषा के रूप में यदि इसको लिखना चाहें तो फसलों में कृत्रिम तरीके से पानी देना सिंचाई कहलाता है। मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग फसल उगाने के दौरान किया जाता है, यानी कि जो फसल होती है उसमें कृत्रिम रूप से पानी देना। जब वर्षा नहीं होती है तो उस समय जो फसलें सूखने लगती हैं तो उसको कृत्रिम रूप से पानी देना। शुष्क क्षेत्रों या पर्याप्त वर्षा न होने की स्थिति में पौधों की जल की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किया जाता है सिंचाई। ये जो क्रिया है ये राजस्थान जो है, हमारा जो राजस्थान है वो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है और भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो मोस्टली कृषि पर ही निर्भर करता है। और राजस्थान में चूंकि वर्षा की अनियमितता रहती है, वर्षा पर्याप्त नहीं होती है, इस वजह से जो कृषि है वो फिर किस पर डिपेंड करती है, वो सिंचाई पर डिपेंड करती है। तो राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। लोगों का जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर है। जो लोग हैं वो जीवन के लिए कृषि पर निर्भर हैं और कृषि जो है वो कृषि का विकास जो है सिंचाई पर निर्भर है। सिंचाई पर निर्भर इसलिए है क्योंकि राजस्थान में वर्षा जो है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि शुष्क वर्षा होती है। शुष्क प्रदेश है ये। राजस्थान के पश्चिम भाग में मरुस्थल है और मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि मानसून का जुआ जैसी बातें कई बार चरितार्थ होती है। राजस्थान में जो कृषि है उसके लिए कहा जाता है कि कृषि मानसून का जुआ है, यानी कि मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। मानसून कभी आता है कभी नहीं आता। जो वर्षा होती है वो निश्चित नहीं होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा तो कभी भी नहीं होती, लेकिन कभी कभी पर्याप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभी पर्याप्त भी नहीं होती। और कुछ जगहों पर होती है तो कुछ जगहों पर होती भी नहीं है। तो इस अनिश्चितता के कारण जो फसल होती है उसको कृत्रिम पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जो राजस्थान है उसमें जो कृषि क्षेत्र है वो किस पर डिपेंड करता है, वो सिंचाई पर डिपेंड करता है। और जो राजस्थान की जनता है वो कृषि पर डिपेंड करती है और कृषि जो है वो सिंचाई पर डिपेंड करता है। तो राजस्थान में सिंचाई की अब बहुत ज़रूरत भी होगी, तो इस वजह से राजस्थान में काफ़ी सारी सिंचाई परियोजनाएं भी चालू की गई हैं। अब राजस्थान में यहाँ पे बात आती है कि राजस्थान में सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों है। तो ये चीज़ हम बता चुके हैं। एक तो वर्षा की अनिश्चितता, निश्चित नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। वर्षा की अनियमितता और भूमि जल स्तर का गिरना, यानी कि जब वर्षा नहीं होती है तो भूमि जल का स्तर है वो भी काफ़ी नीचे गिर जाता है। राजस्थान में सिंचाई के साधन अब क्या क्या है। हमने ये बात कर ली कि भाई सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, और राजस्थान की जो कृषि है वो मोस्टली डिपेंड करती है सिंचाई पर। अब बात है कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं राजस्थान में। तो देखिए, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, ये सब सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। सबसे अधिक सिंचाई नहरों और कुओं से होती है। कुओं और नलकूप सिंचाई के सर्वोत्तम साधन हैं। राजस्थान में किस किस क्या क्या साधन है सिंचाई के। नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, कुएं और नलकूप इत्यादि हैं। सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम जो साधन है वो है कुएं और नलकूप। यदि हम राजस्थान की बात करें तो कुल सिंचित प्रदेश का लगभग 60% भाग का की जो सिंचाई है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई के लिए पानी का मीठा होना जरूरी है।
जल स्तर का गहरा नहीं होना चाहिए और इससे क्या होती है, उपजाऊ भूमि होती है। जब पानी खारा नहीं होगा तो भूमि का उपजाऊपन कम भी नहीं होता है। तो नल कूपों और कुओं द्वारा सर्वोत्तम सिंचाई का साधन क्यों है ये? क्योंकि इसके द्वारा जो पानी निकलता है वो मीठा होता है, और इस सर्वोत्तम सिंचाई तभी होगी जब उसका पानी मीठा होना चाहिए, पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, और उपजाऊ भूमि भी होनी चाहिए, ताकि पानी देने से जो फसल है वो उसकी उपज अच्छी हो। नहरों द्वारा सतही जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। जो सतही जल होता है, यानी कि सतही जल से मतलब है कि नदियों में जो जमीन के ऊपर जो पानी होता है, वो पानी खेतों तक पहुंचाने का सबसे सही तरीका जो है वो है नहरों द्वारा। राज्य में सतत प्रवाही नदियों के अभाव में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है। राजस्थान में सतत प्रवाही नदियां नहीं है। सतत प्रवाही नदी से मतलब है कि जो लगातार बहती रहती हैं, ऐसी नदियां नहीं है। मोस्टली नदियां जो हैं वो मानसूनी नदियां हैं, जो कि केवल वर्षा के मौसम में ही बहती हैं और कुछ समय बाद वो सूख जाती हैं। तो सतही प्रवाह वाली नदियां नहीं होने के कारण राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र भी काफ़ी कम है। राज्य के दक्षिण पूर्वी एवं पठारी और पथरीले भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब चूंकि पथरीला भाग या पठारी भाग कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग जो पठारी भाग है, उस पथरीले भाग में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है? तालाबों के द्वारा, क्योंकि उस क्षेत्र में तालाब ही सिंचाई के अनुकूल होते हैं। क्योंकि वहाँ पर पथरीली ज़मीन होने के कारण कुएं और नलकूप बनाना भी मुश्किल होता है, और जो नदियाँ वहाँ पे कम होती हैं, तो इस वजह से नहरें होना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ पर उसकी भूमि जो है, उस भाग की पठारी भूभाग की जो भूमि होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि वहाँ पर तालाब नुमा आकृतियाँ पहले से बनी होती है, और उसमें पानी जो है वो एकत्रित हो जाता है, और उसी पानी का उपयोग वो तालाब जो भर जाते हैं उसी का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से साधन द्वारा कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें, तो राजस्थान में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? गंगानगर जिले में की जाती है। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? गंगानगर जिले में की जाती है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थ्रू इस गंगानगर जिले में जो है वो नहरों के थ्रू पानी आता है। उसके बाद तालाब द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा जिले में की जाती है। तालाबों के द्वारा जो सिंचाई है वो सर्वाधिक भीलवाड़ा में की जाती है। झीलों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो उदयपुर में की जाती है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो जयपुर में की जाती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई, नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो भरतपुर में की जाती है। अब यहाँ पर ये हमने बात करी है नहरों द्वारा गंगानगर, तालाब भीलवाड़ा, तालाब द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। और झील सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, तो उदयपुर में झीलों द्वारा। जयपुर कुओं द्वारा सिंचाई के लिए सबसे प्रथम है, और नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स के द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? भरतपुर में की जाती है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक सिंचाई किस में की जाती है? गंगानगर जिले में की जाती है। और यही कारण है कि वहाँ पर गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए गंगानगर को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूनतम सिंचाई वाला जिला। सबसे कम सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? तो वह है चूरू जिले में सबसे कम सिंचाई की जाती है। लेकिन न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है राजसमंद। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला चूरू और न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है राजसमंद। सिंचाई परियोजना, सिंचाई अब हम बात करते हैं। ये तो हमने बात करी सिंचाई, भाई सिंचाई क्यों आवश्यक है, किस किस साधन के द्वारा सिंचाई की जाती है, कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई कौन से साधन द्वारा होती है। अब कुछ सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें है कुछ तो है बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं और लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं की। बहुउद्देशीय का मतलब है ऐसी परियोजना जिसके माध्यम से बहुत अधिक उद्देश्यों की पूर्ति
की जा सकती हो, जिसमें काफ़ी सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक ही परियोजना में की जा सकती है, तो उस परियोजना को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब वो बहुउद्देशीय परियोजना क्या हो सकती है, देखिए हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं छोटी सी, कि जैसे मान लो ये एक नदी है। अब ये नदी जब बारिश का मौसम होता है तो इसमें काफ़ी सारा प्रवाह, पानी काफ़ी हो जाता है और इसमें प्रवाह बहुत अधिक हो जाता है। तो क्या होती है, कभी कभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो जन हानि और धन हानि दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो उस समय उसके इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है कि इस पर एक बांध बना दिया जाता है। इस नदी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक बांध बना दिया जाता है। इसकी वजह से, इस बांध की वजह से क्या होता है, ये बाढ़ जो यहाँ पे आनी होती है उस बाढ़ को वो जो बांध है वो नियंत्रित करता है। यानी कि सबसे पहला उद्देश्य क्या हुआ, बाढ़ को नियंत्रण का कार्य करता है। फिर जब यहाँ पे यहाँ बांध बना दिया जाता है तो बांध से क्या होता है कि काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पानी एकत्रित हो जाता है। फिर इस पानी को जो चैनल गेट्स होते हैं उन गेट के माध्यम से छोड़ा जाता है और आगे ये सिंचाई के रूप में ये आगे चलता जाता है। तो जब इसमें पानी ऊपर से नीचे डाला जाता है तो उस वहाँ पर टरबाइन लगा करके क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। टरबाइन लगा करके क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा क्या काम आया, एक तो बाढ़ नियंत्रण के काम आया, दूसरा विद्युत उत्पादन के काम आया, तीसरा ये जो पानी यहाँ से छोड़ा जाता है, जब ये बांध भर जाता है तो पानी छोड़ा जाता है तो वह पानी खेतों में सिंचाई के रूप में भी भेज दिया जाता है, तो वो सिंचाई के रूप में भी काम आता है। उसके बाद इसी के साथ साथ इसी पानी से इसको फिल्टर करके सिंचाई के रूप में भी काफ़ी आसपास के क्षेत्रों में इसको पहुंचाया जाता है। तो ये पेयजल के रूप में काम आता है, सॉरी सिंचाई नहीं, पानी पीने के उपयोग में भी लिया जाता है। इसको फिल्टर करके पेयजल के लिए भी इसको भेज दिया जाता है, तो इस पेयजल के रूप में भी काम आता है। साथ में इस बांध के आसपास मछली पालन का कार्य भी किया जाता है, तो मछली पालन भी यहाँ हो गया, कितने सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो गई। दूसरा, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ आसपास का क्षेत्र नमी युक्त क्षेत्र होता है क्योंकि पानी की आधिक्य होता है और उस वजह से जमीन में भी नमी होती है। तो इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और उस पेड़ पौधे लगाने के कारण जल है, यानी कि वर्षा अधिक होगी और जल की आपूर्ति भी हो पाएगी। इसी पानी के माध्यम से अकाल पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है तो उस समय इसको इस पानी की मदद से सिंचाई और पेयजल की पूर्ति की जाती है। तो एक ही बांध बनाने से किसी भी नदी पर कोई भी इस तरीके की परियोजना शुरू की जाए जिससे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए तो उसे कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जिसमें कौन कौन से मुख्य रूप से उद्देश्य हैं, एक तो बाढ़ का नियंत्रण होता है, विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई के काम आता है, पेयजल के काम आता है, मछली पालन के कार्य काम आता है, वृक्षारोपण का काम भी होता है। तो और काफ़ी सारे काम एक साथ किए जाते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो राजस्थान में भी ऐसी बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनको हम एक एक करके आगे इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई की वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया। देखिए, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, यहाँ पे एक काफी अच्छा सा प्रश्न बनता है। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है, राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई की वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये इन परियोजनाओं के को ये नाम किसने दिया, आधुनिक भारत के मंदिर के नाम से किसने दिया ये, तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। अब देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहला है विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, वृक्षारोपण, अकाल और सूखे के समय जल की सुविधा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास आदि इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की। कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है।
यदि हम बात करें भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। इसी परियोजना के तहत, भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, इस पर सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक भाखड़ा और एक नांगल। एक बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा पंजाब में है। दोनों बांधों के बीच में 13 किलोमीटर की दूरी है। तो देखिए, अब हम आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। भाखड़ा और नांगल बांध, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी है सतलुज नदी। ये हमारी देखिए सतलुज नदी है। इस सतलुज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। ये देखिए, ये भाखड़ा बांध और ये नांगल बांध। ये जो भाखड़ा बांध है, ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, और जो ये नांगल बांध है, ये बनाया गया है पंजाब में। तो ये जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल बॉर्डर पर बने हुए हैं। ये पंजाब के बॉर्डर पर बना हुआ है ये भाखड़ा। ये दोनों ही बिल्कुल पास पास में है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो मात्र 13 किलोमीटर है, इसलिए इन दोनों को एक साथ भाखड़ा नांगल बांध बोला जाता है। और ये जो नांगल बांध है, ये देखिए रोपड़ के नज़दीक है। रोपड़ के नज़दीक नांगल में स्थित है, और इस पर विद्युत उत्पादन भी इस भाखड़ा नांगल परियोजना में किया जाता है। और जो भाखड़ा बांध है, इस पर एक जलाशय बना हुआ है जिसको गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, यानी इस परियोजना के तहत जो भाखड़ा नांगल बांध है, यह जो बांध है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। साथ में यदि हम बात करें तो ये भूकंप क्षेत्र में गुरुत्वीय स्थिति की वजह से यह विश्व का सबसे ऊंचा पहला बांध है गुरुत्वीय क्षेत्र में। यदि हम बात करें गुरुत्वीय क्षेत्र की, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में यह भारत का ही नहीं, विश्व का प्रथम बांध है सबसे ऊंचा, जो कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, सतलज नदी पर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध बना हुआ है। भाखड़ा बांध और नांगल बांध दोनों अलग अलग बांध हैं, और दोनों को मिलाकर के ये परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। सतलज नदी पर 2 बांध बने हुए, एक भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के पास बना हुआ है, और नांगल बांध जो है वो पंजाब में बना हुआ है। पंजाब में होशियारपुर जिले में, पंजाब के होशियारपुर जिले में जो बांध बना हुआ है वो है नांगल बांध। अब बात कर लेते हैं हम। भाखड़ा बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित गुरुत्व की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। किस प्रकार का बांध है? गुरुत्वीय बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें, यहाँ पर हम भूकंपीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये विश्व का प्रथम है। लेकिन यदि भारत की बात करें तो यहाँ पर यह टिहरी बांध के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 255.55 मीटर, यानी कि 740 फीट। 740 फीट ऊंचाई का ये भारत का दूसरा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर, यानी कि 856 फीट। ये जो नांगल भाखड़ा के नज़दीक मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर सतलज नदी पर ही पंजाब के होशियारपुर जिले में दूसरा बांध है नांगल बांध। ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, सतलुज नदी पर जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है वह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन तीनों की संयुक्त परियोजना होने के साथ साथ भाखड़ा नांगल में राजस्थान का जो बांध परियोजना है, उसमें राजस्थान का जो है वो 15.2% की हिस्सेदारी है। बाकी जो बच गया वो हरियाणा और पंजाब का है, जबकि इस परियोजना में राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.2% है। भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता जो है, भाखड़ा जो मुख्य नहर है उसकी सिंचाई क्षमता है 14.6 लाख हेक्टेयर।
14.6 लाख हेक्टेयर, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 2.3 लाख हेक्टेयर। 2.3 लाख हेक्टेयर। जो ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, या यूं कहे कि बांध है, बांध परियोजना नहीं, भाखड़ा नांगल बांध जो है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध को किस क्या कहा? चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या नाम दिया था? आधुनिक भारत के मंदिर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भाखड़ा नांगल बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी है। साथ में पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर भी कहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर किसे कहा है? तो भाखड़ा नांगल बांध को कहा है। और किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, इस परियोजना के तहत राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति होती है इस भाखड़ा नांगल बांध से, और कुछ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इनके माध्यम से गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो भाखड़ा नांगल बांध से राजस्थान के गंगानगर में तो सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जाती है, और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। अब यहाँ पे हम एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा, कि जो पंजाब, ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, इसमें 3 राज्यों की हिस्सेदारी है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जिसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो 15.2% है। ये जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। इस भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पर, यानी कि सतलुज नदी पर 2 बांध बने हुए, एक भाखड़ा बांध और एक नांगल बांध। भाखड़ा बांध 1962 में निर्मित हुआ था बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। और दूसरा जो ये है भाखड़ा बांध की बात कर रहे हैं हम, भाखड़ा बांध जो है जिसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है, और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। जो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, इसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भाखड़ा बांध के पास में ही एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। दूसरा, ये 1962 में निर्मित था भाखड़ा बांध। जबकि नागल बांध की बात करें तो नागल बांध जो है 1952 में निर्मित है, और ये रोपड़ के पास में पंजाब होशियार सिंहपुर जिले में स्थित है। रोपड़ के पास में पंजाब में ये बांध बना हुआ है, जो कि भाखड़ा बांध से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगूवाल और कोटला विद्युत गृह, यहाँ पर विद्युत उत्पादन के लिए 2 विद्युत गृह बनाए हुए हैं, एक तो गंगूवाल और एक कोटला विद्युत गृह, जिसमें 85 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। भाखड़ा नहर परियोजना 1954 में राजस्थान, जो भाखड़ा नहर परियोजना जो 1954 में शुरू की गई थी, इसके द्वारा राजस्थान में सिंचाई और पेयजल दोनों तरीके से जल उपलब्ध करवाया जाता है। और जो ये परियोजना जो है भाखड़ा नहर प्रणाली जो है, इस प्रणाली के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई करवाई जाती है। किसके माध्यम से? भाखड़ा नहर प्रणाली के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। पहली हमने पढ़ी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। अब हम पढ़ेंगे चंबल परियोजना। चंबल परियोजना नेक्स्ट है, सेकंड चंबल परियोजना। चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सतत प्रवाही नदी है। सतत प्रवाही नदी यानी कि ये 12 मास बहने वाली नदी है, जो कि राजस्थान में बहुत ही कम इस प्रकार की नदियां हैं। मोस्टली राजस्थान में बहने वाली नदियां मौसमी नदियां होती हैं, जो कि सिर्फ मानसून के समय ही बहती हैं। उसके अलावा चंबल नदी जो है वो सतत प्रवाही नदी है। अब चंबल नदी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चंबल नदी का उद्गम जो है वो कहाँ होता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चंबल परियोजना का एक ग्राफ है एक तरीके से।
चंबल परियोजना जो है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम जो है वो एमपी से होता है। सबसे पहली बात, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो किधर से होता है? एमपी से होता है। एमपी के इंदौर इंदौर जिले से होता है। एमपी के इंदौर जिले में जाना पावा की पहाड़ियाँ जो है, जो कि विंध्यान क्षेत्र में है, विंध्यान क्षेत्र में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये उत्तर की तरफ बहती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हुई पूर्व की तरफ निकल जाती है। यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए, ये इधर से मध्य प्रदेश से होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और बूंदी के किनारे किनारे होती हुई कोटा में से निकल करके और ये फिर इधर से सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए इनकी सीमा के साथ साथ इनकी सीमा बनाती है। ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा बनाते हुए ये यूपी में पहुंच जाती है और यूपी से आगे बढ़ते हुए और ये कहाँ पहुंच जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जो नीचे से दक्षिण से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, इस प्रकार से नदी बहती है। और इस नदी घाटी परियोजना जो है ये चंबल परियोजना, इस परियोजना को 3 भागों में पूरा किया गया था। इसके पहले चरण में जो इस परियोजना के पहले चरण में एमपी के 84गढ़ मानपुरी में एक बांध बनाया था, गांधी सागर बांध। देखिए यहाँ पे ये बांध गांधी सागर बांध है, ये रहा गांधी सागर बांध एमपी में। पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया था एमपी में। कहाँ पर स्थित है ये? 84गढ़ और मानपुरी के पास। 84गढ़ और मानपुरी के पास ये बांध है, गांधी सागर बांध। पहले चरण में इसका निर्माण हुआ था और साथ में इसके पहले चरण में ही कोटा में कोटा बैराज बांध का भी कार्य किया गया था। फिर इसका दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में आगे बढ़ करके चित्तौड़गढ़ में क्या किया गया था? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। यहाँ पे ये देखिए राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया दूसरे चरण में। फिर तीसरे चरण में आगे चल करके बूंदी में जवाहर सागर बांध बनाया गया। इधर से देखिए ये रहा, 3 बांध है। पहला ये बिल्कुल यहाँ पे गांधी सागर, दूसरा ये राणा प्रताप सागर और तीसरा जवाहर सागर। और कोटा बैराज बांध, ये कोटा बैराज जो है ये भी पहले चरण में तो एक तो गांधी सागर और कोटा बैराज, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में बूंदी में जवाहर सागर। इस तरीके से 3 बांध इस पर बनाए गए और विद्युत का उत्पादन कोटा बैराज में भी किया जाता है और साथ में सिंचाई ये राजस्थान के कोटा और बूंदी जिले जो हैं वहाँ पर सिंचाई की सुविधा इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। और फिर आगे ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश करती है और आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये देखिए ये विद्युत लाइनें, ये जो है ये विद्युत लाइनें हैं। ये विद्युत लाइनें जो हैं ये कहाँ कहाँ पर विद्युत का उत्पादन करके पहुँचाती हैं? ये एमपी में, देखिए एमपी में भी यहाँ पे होते हुए इधर उदयपुर साइड में अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए अजमेर, जयपुर और इधर ये यूपी में इस तरीके से इसकी विद्युत की जो आपूर्ति है वो की जाती है। नेक्स्ट इसकी हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के जानापावा विंध्यान क्षेत्र नामक स्थान से निकलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापावा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में और विंध्यान क्षेत्र में ये निकलती है। फिर ये क्या करती है? उत्तर की तरफ बहती है और बहते हुए मध्य प्रदेश से फिर ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी से होते हुए बूंदी के बिल्कुल ये पास से निकलती है, बूंदी से निकलती है और फिर आगे सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा बनाते हुए ये आगे यूपी में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश की नामक स्थान यह उत्तर दिशा की ओर बहती है और मध्य प्रदेश से बहते हुए राजस्थान में दक्षिण से पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कि बाद में यमुना में मिल जाती है। जो ये है चंबल नदी, ये राजस्थान के 6 जिलों में से होकर गुजरती है। जैसे ये प्रवेश करती है चित्तौड़ से होते हुए कोटा से होते हुए बूंदी,
कोटा और बूंदी में से होते हुए फिर ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। देखिए चित्तौड़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनकी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है और आगे चल करके ये यमुना मिल जाती है। नेक्स्ट, ये जो परियोजना है चंबल परियोजना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त रूप से बनाई गई, संयुक्त रूप से चलाई गई परियोजना है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। इसका निर्माण राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों ने मिलकर के किया है। देश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से भी ये जो परियोजना है ये प्रमुख सिंचाई परियोजना और विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना में दो राज्यों की भागीदारी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों का ही हिस्सा जो है वो बराबर है, यानी कि 50% राजस्थान की हिस्सेदारी है इस परियोजना में और 50% मध्य प्रदेश की है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की समान भागीदारी से बनाई हुई परियोजना है। चंबल परियोजना के पहले चरण में चौरासीगढ़ और मानपुरी के पास मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया और कोटा में दुर्ग के पास कोटा बैराज बांध बनाया गया। यानी कि चंबल परियोजना को कुल 3 चरणों में पूरा किया गया और पहले चरण में अगर हम देखें तो पहले चरण में बनाया गया था गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये 2 बांध पहले चरण में बनाए गए थे। दूसरा चरण जब शुरू हुआ तो दूसरे चरण में चूलिया झरने के पास रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। दूसरे चरण में कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। फिर तीसरे चरण में इसमें बूंदी में जवाहर सागर बांध का निर्माण इसमें किया गया। तीसरे चरण में किसमें, कौन से जिले में? राजस्थान के बूंदी जिले में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर देखिए इस पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 3 तो राजस्थान में है और 1 जो है वो एमपी में है। तो एमपी में केवल 1 है गांधी सागर बांध परियोजना बांध, जबकि राजस्थान में 3 बांध है, एक कोटा में कोटा बैराज, चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में जहाँ पर विद्युत का उत्पादन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कि बूंदी में स्थित है। तो 3 बांधों का यहाँ पे 3 चरण में 4 बांधों का निर्माण किया गया। पहले चरण में 2 बांध और बाकी दूसरे और तीसरे चरण में 1-1 बांध का निर्माण किया गया। चंबल परियोजना से राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई की जाती है, यानी कि इस परियोजना के माध्यम से कोटा और बूंदी दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है। इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हुआ है। जो ये चंबल परियोजना जो है इसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी दोनों का संरक्षण हुआ है। इसकी सिंचित क्षमता कितनी है? 5 लाख हेक्टेयर। ये गलत है यहाँ पर। इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो 5 लाख हेक्टेयर है और जल विद्युत क्षमता जो है वो 386 मेगावाट के आसपास है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की यहाँ पर समान भागीदारी है, यानी कि 50% राजस्थान और 50% मध्य प्रदेश का यहाँ पे हिस्सा है। तो 2 परियोजनाएं हमने पढ़ी है। पहली परियोजना हमने कौन सी पढ़ी है? पहली परियोजना हमने पढ़ी है भाखला नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, और दूसरी हमने पढ़ी है चंबल परियोजना। तीसरी है बजाज सागर परियोजना, और आगे नेक्स्ट और भी बहुत सारी हैं, तो ये हम अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। माही बजाज सागर परियोजना और अन्य परियोजनाएं जो हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप अन्य किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हमारे कम्युनिटी टैब में हर रोज़ एक प्रश्न अपलोड किया जाता है, यदि आपके सामने वो प्रश्न आए तो प्लीज़ उसको ज़रूर पार्टिसिपेट उसमें कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।